रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। हल्क डट गया है कि किसी सूरत भी हुकूमत को गिरने नहीं देना और जो भी रुकावट आएगी उसके रास्ते में उसको ज़ोर ज़बरदस्ती और आइन के ख़िलाफ़ जाके भी ये किया जाएगा। जो ट्रिकोटमी ऑफ पावर है जिसके ऊपर एक स्टेट खड़ी हुई है उसको रोंद दिया गया है। फवाद चौधरी की आप लेटेस्ट ट्वीट देखें तो वो भी यही कह रहे हैं कि अब लड़ाई आमरीत के ख़िलाफ़ होगी, जमहूरियत की बहाली के लिए होगी। आप किसी भी न्यूट्रल तज्ज़ियाकार से बात कर लें वो आपको ये बताएगा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन मैंने ये बात सबसे पहले की थी। 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ था उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब आइन को मुअत्तल समझें, कानून को मुअत्तल समझें। और जहाँ तक मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ, ये भी आप एक दिन मानेंगे कि पाकिस्तान के तमाम जज न्यूट्रल हैं। वो ऐसा जज लगने ही नहीं देते जो न्यूट्रल ना हो। तो नाज़रीन, ये मार्शल लॉ लग चुका है और उसमें यह कहा गया है कि स्पीकर के इख्तियारात ख़त्म और असम्बली का इजलास बुलाने, ख़त्म करने और सब कुछ करने का इख्तियार गवर्नर के हाथ में। बेसिकली गवर्नर राज लग गया है। ये एक आइनी जामा पहना के गवर्नर राज लगा दिया गया है पंजाब में, ताकि स्पीकर के इख्तियारात ख़त्म हो जाएं और सब कुछ गवर्नर कंट्रोल करे। और नीचे ज़ाहिर काम तो कठपुतली ने ही करना है तो वो करता रहेगा। इनके पास कोई वज़ीर ख़जाना नहीं था। 2-3 दिन पहले इन्होंने कुछ ऐसे किया कोई इम्पोर्ट, और अब ये बजट पेश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, बजट तैयार किसने किया है? मैं बताता हूँ। ये गेट नंबर 4 में बैठ के तैयार हुआ है। ये जो मिफ्ता इस्माइल ने कीमतें बढ़ाई हैं या IMF से जो भी मामला डील कर रहे हैं, ये भी गेट नंबर 4 से जो हिदायत आई हैं वही किया जा रहा है। आपका जब बिल ज़्यादा आएगा तो आपने हल्क को इसका ज़िम्मेदार ठहराना है, कठपुतलियों को नहीं। ये याद रखिएगा। ये कमज़ोर लोग हैं, ये छोटी मोटी चोरियां करते हैं, ये छोटी मोटी करप्शन करते हैं, 30 अरब की, 40 अरब की। हल्क 500 अरब डॉलर के डाके मारता है। बहुत जल्द तफसीलात आपके सामने आती जाएंगी, कहाँ 30-40 अरब रुपया और कहाँ 400-500 अरब डॉलर के डाके। ठीक है जी, बड़े बड़े डाके होते हैं यहाँ पे। मुल्क के सारे कंस्ट्रक्शन के ठेके होते हैं और उन्हीं में पैसा बनता है। ये आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को कैसे कंट्रोल किया गया है। ये मुल्क चिरागा है कुछ ताकतवर लोगों की, वो आपको पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, अब तहरीक इंसाफ असल मोड में आई है और कल उड़ता तीर जो लिया है DG ISPR ने, हल्क का दिफा करने आए थे और उड़ता तीर अपने पीछे ही ले लिया है। और मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे और क्या जवाब आया है और इमरान खान ने अब क्या करने का फ़ैसला किया है। असद उमर और शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि आप कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौज को सियासत में मत लाओ, तो फिर आप सियासी जमातों को आप इसमें लड़ने दें। ये वो जुमला है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। शुक्र है आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी कहना शुरू किया है कि अगर आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं तो इम्पोर्टेड के पीछे से हट जाएं, इम्पोर्टेड सरकार और इमरान खान को डील करने दें। क्या आपको एतबार नहीं है कि 16 जमातें मिलकर इमरान खान को शिकस्त दे सकती हैं? आप क्यों डरते हैं इतना कि आपने इतने कमज़ोर पुतले बिठाए हैं जो इमरान खान से टक्कर नहीं ले सकते, नहीं उसका मुकाबला कर सकते? तो आपको भी पीछे टैंक लेके खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये घबरा जाएंगे। यही चल रहा है ना इस मुल्क में इस टाइम। आपसे सिंपल डिमांड ये की गई है कि अगर आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं और आप गैर सियासी हो गए हैं तो सियासी जमात का आके दिफा मत करें। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तुम इंपोर्टेड हो, तुम साजिश के जरिए आए हो। आप होते कौन है एक सियासी जमात का दिफा करने वाले? फिर यह कहना कि पिछली हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई थी, यह तहकीकात में पता चल गया है। आपने झूठ बोला है कौम के साथ। एक दिन ये सब खुलेगा और सामने आएगा। आज नहीं तो आज से 10 साल बाद खुलेगा, लेकिन खुलेगा ज़रूर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर इन नामों को जो इस साजिश में मुलव्विस थे, ख़ास तौर पे वो जिनको अमरीकी मरासले में मुखातिब किया गया था, वो उनकी नस्लें भी मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। ये याद रखिएगा, इसको प्रोफेसी समझ के याद रखिएगा, ये जो मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। इमरान खान ने फैसला किया है कि ये जो इन्होंने दोबारा उड़ता तीर लिया है, अब इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। गो के मेरी आप ज़ाती राय लें तो मैं आपको 2 तरह से बताता हूँ। एक ये थी कि अगर इन पर दबाव पड़ जाता तो इमरान खान बैकडोर टॉक्स में ये कह सकते थे कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जो सहूलतकार हैं उनको बेनकाब नहीं किया जाएगा, आपको सेफ एग्जिट दे दी जाएगी। ये नारो दे दें इनको। अगर ये निकल जाते हैं सिस्टम से तो इनकी साजिश नाकाम हो गई। अगर साजिश नाकाम होगी तो बस ठीक है, फिर इनसे जान छुड़ाई जाए और आइंदा के लिए सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए।
एक ये भी आइडिया था। लेकिन अब इमरान खान दोबारा चीफ जस्टिस से, जिस तरह उन्होंने पनामा केस में वो पीछे पड़ गए थे और फिर नवाज शरीफ का क्या अंजाम हुआ था ये सब ने देखा है, अब वो इस साइफर के पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करने का फैसला किया है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करने जा रहे हैं कि आपको जो सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है साइफर के बारे में कि आप कमीशन बनाएं या इसकी तहकीकात करवाएं, इस पर अमल दरामद किया जाए, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के लीडर की तरफ से एक लेटर होगा और इसकी बड़ी अहमियत होगी। पहले भी ये बात हो चुकी है, अब दोबारा ये बात होगी। एक बात ज़हन में रखें, जो लोग आज ताकत में हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे। हयात भी रह लिया तो इवेंचुअली ये चीज़ें सामने आएंगी, ये याद रखिएगा। आज कोई अपने लिए कोई नई पोस्ट बना लेता है, कोई एक और एक्सटेंशन ले लेता है, इट डजंट मैटर, इवेंचुअली ये चीज़ें बाहर आएंगी और उसके बाद इस मुल्क का सिस्टम ठीक होगा। ताकतवर लोगों को पीछे हटना पड़ेगा, इतना दबाव पड़ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अब इमरान खान की? मैं अब भी इस एनआरओ के हक में हूँ, ये एक एनआरओ है जिसके मैं हक में हूँ, लेकिन अब इस साइफर वाली चीज़ को रोज़ाना प्रेस टॉक के ज़रिए और अदालत पे अपने जलसों में इसका सबसे ज़्यादा जिक्र करें और अदालत बार बार दरख्वास्तें डालें। एक फेल होती है, नहीं डालें। आपके अगर पार्टी के 100 MNAs हैं, आपके केस सुनने में बारी बारी साहब लेकर जाएं, कितनी बार ना करेंगे? 100 दरख्वास्तें, हर दिन एक दरख्वास्त जाइए, सबको इनकार करते जाएंगे, 100 दिन गुजरेंगे, इस तरह ये चीज़ खबरों में रहेगी। फिर अपने पार्टी वर्कर से कहेंगे वो शुरू हो जाएं, 100-200 वो करें, जब तक ये सुधरते नहीं हैं लगे रहें। इससे क्या होगा? दबाव पड़ेगा। इस दबाव से क्या होगा? क्योंकि मैशत भी नहीं इनसे चल रही, इनको पैसा मिल भी जाए, आज इनको अमेरिका मिल जाएंगे, इन्हें पैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मिल जाएंगे, आगे पीछे अरब ममालिक से भी मिल जाएंगे, अमेरिका भी किसी ना किसी तरीके से, IMF भी कर देगा, हो जाएगा। मसला पैसों का नहीं, मसला इनकी नाअहली है, ये नहीं चला सकते ये मुल्क। जब सबसे सस्ती चीज़ें थी इन्होंने तब मैशत तबाह कर दी थी, अभी तो कोई बात ही नहीं है, आलमी महंगाई और अभी पेट्रोल ने और ऊपर जाना है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये तो वैसे ही दबाव में है। आपने दूसरा दबाव लाना है और वो ये दबाव है कि इनके गिर्द, इनको फंदा इनकी गर्दन के गिर्द महसूस हो, और उसके लिए ये जब आप करते जाएंगे तो इवेंचुअली ये जो सो कॉल्ड अपने आप को ताकतवर कहते हैं लेकिन हैं बुज़दिल, ये याद रखिएगा, कहते ताकतवर हैं लेकिन हैं बुज़दिल, क्योंकि कभी एक फ़ोन कॉल पे लेट जाते हैं, कभी एक ख़त पे लेट जाते हैं। फ़ोन कॉल तो फिर भी डायरेक्ट थी ना, ख़त तो इनडायरेक्ट चीज़ थी। एक ख़त था, एक पैगाम था इनडायरेक्ट तरीके से, जिसको मरासले में बदल के और फिर पहुंचाया गया था, उससे डर के लेट गए थे। ठीक है जी, साजिश पहले से चल रही थी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ख़त आने के बाद गैरत जाग जानी चाहिए थी कि यार इस तरह हमें ऑर्डर दे रहे हो, तो नहीं जागी, इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। तो ये डरते हैं। जब आप इन पर प्रेशर डालते जाएंगे ना, इवेंचुअली दे विल केव इन, और फिर ये बैक डोर राब्ते करेंगे और कहेंगे जी कि ठीक है हम इलेक्शन शफाफ करवा देते हैं, आपकी बातें मान लेते हैं, आप इस बयानिए से पीछे हट जाएं, हम इलेक्शन करवा देते हैं। और फिर वहाँ पे निगोसिएशन ये हों कि जिस दिन शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे और शफाफ इलेक्शन के शफाफ रिजल्ट आ जाएंगे, उस दिन के बाद से ये बयानिया हम ख़त्म कर देंगे। और सबसे बड़ा एनआरओ जो देना पड़ेगा और जो इनको खदशा है, जिसकी वजह से ये शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे, इनको ये खदशा है, इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो इसने कमीशन बनवाना है, इसने तयन करना है और फिर ये सज़ाएँ दिलवाएगा, ये इन्हें ख़तरा है। इमरान खान को इन्होंने बड़े धोखे दिए हैं, लेकिन अब इमरान खान इस सिस्टम को समझ गया है कि मैंने कैसे चलाना है, इस सिस्टम को काबू कैसे करना है, इस सिस्टम में लूप होल्स कहाँ हैं, वो प्लग इन कैसे करने, ये इमरान खान समझ चुका है। और इनको यही डर है कि हम अपनी तमाम तर ताकत और कुव्वत के बावजूद दोबारा आए हुए इमरान खान को रोक नहीं सकेंगे, तो ये एनआरओ इन्हें देना पड़ेगा, वरना नुकसान इमरान खान का नहीं। इमरान खान को अब इक़्तिदार नहीं चाहिए, उसने इक़्तिदार भी देख लिया, उसने ज़िंदगी की हर कामयाबी जो इंसान सोच सकता है ना, वो उसने हासिल कर लिया। अब इमरान खान की लड़ाई इक़्तिदार के लिए है ही नहीं, अब सिस्टम बदलने के लिए लड़ाई है। तो इमरान खान को तो इक़्तिदार का मसला नहीं है, उससे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये इक़्तिदार में आने से इमरान खान को तब तक रोकेंगे जब तक ये इनको गारंटी नहीं मिल जाती। अगर ये प्रेशर बन जाता है कि जी आप कोई हमारे खिलाफ तहकीकात नहीं करेंगे, और अगर ये नहीं मिलती तो इमरान खान का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये आग लगा देंगे पाकिस्तान को, लेकिन इमरान खान को नहीं आने देंगे जब तक ये गारंटी नहीं मिलती। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, ये इतने बुज़दिल हैं, इनको गारंटी देनी पड़ी। ये जो बार बार आके क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं
किसने बताया, कुछ सवाल जो आज शीरीन मज़ारी ने भी किए और असद उमर ने भी बात की है, किसने अमेरिका को बताया कि इमरान खान रूस सिर्फ अपनी मर्जी से गया था और किसी की मर्जी नहीं थी? इस सवाल का जवाब दे दें। मरासले में मुखातिब कौन था? इस सवाल का जवाब दे दें। जो इत्तहादी थे इमरान खान के, अचानक उन्हें रातों रात क्या हुआ कि कुछ दिन पहले वज़ीर कानून जो इमरान खान के साथ थे, जो इमरान खान की तारीफ़ें करते थे, पूरे 3 सालों में उन्होंने एक बार इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, वो भी अपनी पूरी पार्टी के साथ बोरिया बिस्तरा समेट के खामोशी से चले गए और उसके बाद से आज तक वो सामने नहीं आए। किसने ये सब करवाया? किसने काफ लीग में धड़े बनवा दिए और बाप पार्टी और ये सारी जो पार्टियाँ थी, यानी बाप पार्टी जिसके साथ हुकूमत थी और बाप पार्टी बाप के बाप ने बनाई, सबको पता है। तो किसने ये करवाया बताएं ज़रा। ये कुछ सवालात हैं इनके आपने जवाबात देने हैं। अमरीकी एम्बेसी का स्टाफ जो है वो एक सांड और एक वो खातून एंजेला गैलर, ये पिछले साल से तकरीबन सबसे मुलाकातें कर रही थी। इनकी क्या वजूहात थी? ताकि पता चले कि इस मुल्क के साथ कैसी घिनौनी साजिश की। क्योंकि हमारा असल मसला ये नहीं है कि साजिश हो गई थी, हमारा असल मसला ये है कि आइंदा साजिश नहीं होनी चाहिए, हम आइंदा के लिए करना चाहते हैं। तो इमरान खान ने अब सुप्रीम कोर्ट से राब्ते करने का फैसला किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है DGISPR को, जब उन्होंने झूठ बोला, सबसे बड़ा झूठ, कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी गई थी, उस पर ब्रीफिंग दी गई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। असद उमर ने और शीरीन मज़ारी ने आके ये बताया है कि किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी, सिर्फ सार बंदे ने अपना अपना ओपिनियन दिया था, तज्जिया कह लें ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी असद उमर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, पॉइंट की है, समझ लें। अस्करी क़यादत की अक्सरियत ने यह कहा कि ये तो है लेकिन साजिश नज़र नहीं आती। अक्सरियत ने, अस्करी क़यादत में भी 100% लोगों ने यह नहीं कहा कि यह साजिश नहीं है। और यह बड़ी अहम तरीन बात है। इस नुक्ते को आप समझ गए तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं जी कि अस्करी क़यादत ने कह दिया है, अगर आर्मी ने कह दिया है कि साजिश नहीं हुई थी तो आपको मान लेना चाहिए। तो असद उमर ने इसका भी जवाब दिया है। आर्मी की क़यादत यानी तमाम फोर्सेस की क़यादत सदर मुमलिकत के पास है, कमांडर इन चीफ सदर मुमलिकत हैं। उन्होंने नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, उन्होंने बल्कि ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि इसकी तहकीकात करें। तो आर्मी के कोई जनरल कैसे कह सकता है कि साजिश नहीं हुई? और उनकी तहकीकात फाइनलाइज कैसे की जा सकती हैं और फाइनल कैसे मानी जा सकती हैं जब किसी फोरम पे कोई तहकीकात नहीं हुई? तो बहुत कुछ खुलेगा इंशाल्लाह ताला। ये जो मार्शल लॉ दर मार्शल लॉ लगा रहे हैं, पंजाब का जैसे निज़ाम इन्होंने चौपट कर दिया है और कोई आइन कोई कानून को ये नहीं मानते, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। अवाम का दबाव होना चाहिए। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इमरान खान का असल प्लान क्या है इस सिस्टम को गिराने का। सिस्टम गिरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत नहीं, ये सिस्टम गिरेगा और उसका मैं प्लान आपको बताता हूँ कि क्या है अगली वीडियो में। बल्कि एक मशवरा भी है इसके साथ, लेकिन वो अगली वीडियो में तफसील से मैं आपको बताता हूँ। और उस पर अमल हो गया, निज़ाम गिर जाएगा और एक शफाफ निज़ाम खड़ा होगा उसके ऊपर। आप देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।